प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। रीतिकालीन काव्य के तहत पद्माकर पर मैं पिछली कक्षाएं ले रही हूँ। पद्माकर पर ही हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे और आज मैं जिस विषय पर हम एक ही प्रश्न पर बात कर रहे हैं, पद्माकर की काव्यगत विशेषताएं। अब उस विशेषताओं में आपको प्रश्न कई बार कुछ टुकड़ों में भी पूछा जा सकता है। जैसे पद्माकर की आपको विशेष तौर पे भाषा पर अलग से भी प्रश्न आ सकता है। मैंने आपको बोला कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इनका। पद्माकर के प्रकृति वर्णन पर भी प्रश्न आ सकता है और पद्माकर का जिस प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं, पद्माकर की सामान्य विशेषताओं पर ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो अभी उस कंटिन्यूएशन में मैंने इनके वीर रस और श्रृंगार रस पर चर्चा की, भक्ति भावना पर इनकी हमने बात की है। अब जो हम बात करना चाह रहे हैं, भक्ति भावना पर हम बात कर चुके। थोड़ा सा हाँ, आप चाहें तो मतलब हम वीर रस पर भी बात करेंगे और वीर रस पे वैसे हम चर्चा कर चुके हैं। श्रृंगार भावना को हम थोड़ा सा आगे हम बढ़ा सकते हैं। श्रृंगार भावना में मैंने आपको बस एक ही चीज़ कही थी कि जब श्रृंगार रस की जो विशेषताएं इनके यहाँ पर हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो इनकी भाषा पर ही चर्चा होगी और थोड़ा सा प्रकृति वर्णन पर भी। अब इनकी जो विशेषताओं में हमने श्रृंगार और वीर रस पर तो बात की है और कहीं ना कहीं भक्ति और वैराग्य भाव पर भी बात की। थोड़ा सा मैं जब देख रही थी, थोड़ा सा संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार पर मैंने अलग से चर्चा नहीं की थी। केवल आप जब आपको प्रश्न आता है काव्यगत विशेषताओं, तो केवल आप भाव पक्ष के अंदर श्रृंगार की बात कर सकते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो जो भाव पक्ष आएगा उसमें आप श्रृंगार वर्णन की बात कर सकते हैं। उनकी जो वीर रस की जो कविताएं हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, भक्ति भाव से जुड़ी हुई कविताओं पर भी चर्चा करेंगे और उसमें अलग से आप ना करें श्रृंगार भावना में वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, क्योंकि प्रश्न फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको परिचय इसमें देना चाह रही हूँ कि इनकी जो श्रृंगार भावना है, इनकी जो जगत विनोद कृति है जिस पर मैंने बात की थी, महाराजा जगत सिंह के आश्रय में इन्होंने लिखी थी। ये इनकी श्रृंगार का मूल ग्रंथ है जिसमें इन्होंने 9 रस का वर्णन किया है और जो सबसे प्रमुखता है उसमें उन्होंने श्रृंगार रस को ही दिया है। वो खुद लिखते हैं कि नवरस में श्रृंगार रस फिरे कहत सब कोई, सुरस नारी का अनायक ही आलम्बित है कोई। मतलब पद्माकर ने जो कहा है कि श्रृंगार रस को ही बड़ा महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने श्रृंगार रस की प्रधानता देकर उसके दोनों पक्षों का वर्णन किया है। और विशेष बात है कि इनका जो संयोग श्रृंगार है, रीतिकालीन कवियों के हिसाब से हम तुलना करेंगे तो उस हिसाब से बहुत ही मतलब संयमित किस्म का श्रृंगार वर्णन इनके यहाँ पर दिखाई देता है और भावों की सूक्ष्मता ज़्यादा दिखाई देती है, चित्रात्मकता ज़्यादा दिखाई देती है, ऊहात्मकता बहुत कम दिखाई देगी, चमत्कार प्रदर्शन आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा और अश्लीलता का तो कोई सवाल ही नहीं है। अश्लीलता बहुत कम दिखाई देगी, है ही नहीं इसमें श्रृंगार वर्णन में। और विरह वर्णन में हम देखते हैं तो भाव बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देंगे और वियोग की अपेक्षा इनके यहाँ पर संयोग के वर्णन में बहुत अधिक सफलता इनको मिली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है रीतिकाल के हिसाब से। जब हम बात करें तो पद्माकर के यहाँ पर मतलब ज़्यादातर लोगों ने जब संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है तो कहीं ना कहीं अश्लीलता या बहुत ऊहात्मकता बहुत ज़्यादा दिखाई दे जाती है, लेकिन इनके यहाँ पर ऐसा नहीं है। और विरह वर्णन की जब हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार की, तो घनानंद ने उसमें बहुत, घनानंद बोधा, इन्होंने बहुत एक्सट्रीम तक बहुत अच्छा, बहुत बारीक से लिखा है उसमें। और इन्होंने जब संयोग की जब बात की है तो इन्होंने संयोग श्रृंगार के साथ साथ नायिका भेद वर्णन के साथ साथ आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, श्रृंगारिक स्थितियों का बड़ा ही सांगोपांग वर्णन किया है या चित्रात्मक वर्णन पूरा का पूरा इनके यहाँ दिखाई देगा। पद्माकर के श्रृंगार रस की जो विशेषताएं हम देखी जाए और रीतिकालीन कवियों के ही तरह दिखाई देंगी। संयोग पक्ष के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से नक्षिक वर्णन करने की जो परंपरा रही है वो है और साथ में नायिका का प्रेम, पारस्परिक प्रेम, क्रीड़ा विलास, आनंदोत्सवों का मार्मिक वर्णन उनके काव्य में मिलता है और प्रकृति चित्रण भी संयोग पक्ष में ही बड़ा आनंदकारी दिखाई देगा। होली और वसंत के बहुत सुंदर चित्र इनके यहाँ पर दिखाई देते हैं और जो बड़ा फेमस है, आपको मैंने भी उसका उदाहरण भी दिया था, वो सब दिखाई देंगे। जैसे वही नैन नचाए कहो मुस्काए, लला फिर आयो खेलन हो रही, और बहुत सारे और भी इनके हैं। अब जब हम वियोग श्रृंगार की बात करते हैं तो वियोग श्रृंगार में मैंने कहा बहुत सूक्ष्म वर्णन है,
बहुत ही मार्मिक चित्र उपस्थित इन्होंने किए हैं, जिसमें इन्होंने नायिका की आंतरिक वेदना को विशिष्ट रूप से चित्रित किया है और इसके कारण संपूर्ण प्राकृतिक दृश्य उसकी मनोदशा को उद्दीप्त करते हुए दिखाई देंगे। और जो प्रकृति वर्णन तो इनके यहाँ है ही, तो इनके यहाँ पर जो प्रकृति भी बिल्कुल विरह दशाओं के हिसाब से ही इनके चलती है और विरह वेदना से जब पीड़ित नायिका दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं उनको प्रकृति भी सारी, क्योंकि प्रकृति का एक उद्दीपन के रूप में ही इन्होंने वर्णन किए है। और इसमें आपके बहुत सारे ऐसे आपके पद आपके कोर्स में लगे हुए हैं। कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे और लो अचाक ही घोरे घोरी जाएगी, सिरे उपचारण घनेरे घन सारन को देखत ही देखो दामिनी लो दूरी जाएगी, तो ही लग चैन तो जो लौ जेती है चंद्रमुखी चैतेगी कहूँ तो चांदनी में चुर जाएगी। तो कहीं ना कहीं संयोग और वियोग दोनों के ही इनके यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब हम इनकी एक चीज़ पर बात करेंगे, थोड़ा सा हम इनके प्रकृति वर्णन पर भी बात करेंगे, क्योंकि जब पद्माकर की काव्य विशेषताओं पर बात आएगी तो प्रकृति वर्णन पर भी बात कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि इनकी प्रकृति के वर्णन को लेकर भी आपको अलग से पूछा जा सकता है, आपको प्रश्न अलग से आ सकता है। और रीतिकालीन कवियों की जब हम बात करते हैं, ये रीतिकालीन कविता की विशेषताओं पर हम बात करेंगे, तो इन्होंने प्रकृति वर्णन मतलब और कवियों ने बहुत कम दिया है। और सभी रीति कवि केवल वियोग श्रृंगार के, प्रकृति मैंने जैसे कहा कि उद्दीपन के रूप में आई है और उद्दीपन के रूप में आती है, तो प्रकृति का हमेशा का जो चित्रण है, पद्माकर के जब आप जाएंगे, पद्माकर की जब आप कविता देखेंगे तो प्रकृति का चित्रण इनके यहाँ पर आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में इन्होंने किया है। और इसके कारण इनका जो प्रकृति वर्णन है बहुत ही आकर्षक और बहुत ही मार्मिक दिखाई देता है। आलंबन के रूप में एक बसंत का चित्र इनका देख सकते हैं। द्वार में दिसान में दूनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। बहुत खूबसूरत आपका ये इसका वर्णन है। यहाँ पर आप देखिए कि प्रकृति का वर्णन उद्दीपन के रूप में न करके आलंबन के रूप में किया गया है। उद्दीपन के रूप में इन्होंने वर्षा वर्णन के बहुत सारे चित्र बनाए हैं और आपके कोर्स में भी इनके प्रकृति से जुड़े हुए बहुत सारे वर्णन है, बहुत सारी चीज़ हैं, काफ़ी उदाहरण है मैं देख पा रही हूँ आपकी। बरसत मेह नेह सरसत अंग अंग चुरसत देह जैसे जरत जवासो है। ये जो है कहीं ना कहीं उद्दीपन के रूप में वियोगनी की दशा जो बारिश से हो जाती है कि बारिश में चीज़ें नई उगनी चाहिए नए, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल उसकी देह बिल्कुल जवासे की तरह जल रही है। पद्माकर का जो काव्य का हम देखें, अब भाव पक्ष की बात करेंगे, बहुत सबल भाव पक्ष है। इनकी जो कविता है अनुभूति परक है और ऊहात्मकता और अतिशयोक्ति का कोई वैचित्र इनके यहाँ पर नहीं दिखाई देता। और दूसरा कि सहज सहृदय जैसी भावुकता दिखाई देगी, कोमलता दिखाई देगी। और पद्माकर का जो भाव पक्ष है रीतिकालीन अन्य कवियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसमें बहुत कम दोष हैं, दोषों से मानना जाए कि सर्वथा मुक्त ही है इनके यहाँ जो आपको दिखाई देगा। और थोड़ा सा अभी हम प्रकृति वर्णन पर आप चाहें तो अगर अगला प्रश्न जो आपका, क्योंकि स्पेशली पद्माकर के काव्य पर जो प्रकृति वर्णन है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम थोड़ा सा प्रकृति वर्णन पर बात करेंगे और उसके पश्चात मैं अगली कक्षा में इनके शिल्प पक्ष पर बात करूंगी। तो मैंने जो आपसे कहा कि इनके यहाँ पर रीतिकालीन कवियों के हिसाब से, क्योंकि रीतिकालीन कवियों में प्रकृति चित्रण को हमेशा उद्दीपन के रूप में किया जाता है और इन्होंने क्या किया है कि इनके मुक्ता काव्य में प्रकृति चित्रण को आलंबन और उद्दीपन के साथ बहुत अलंकृत रूप से इन्होंने दिखाया है। इनके यहाँ पर प्रकृति चित्रण देखा जाए तो तीन तरह से दिखेगा, आलंबन में, उद्दीपन में और आलंकारिक रूप में, और तीनों ही विशेषताएं इनके यहाँ पर दिखाई देंगी। अब आपका जो पहला ही ये वाला है कूलन में केली में आपके कोर्स में लगा हुआ है पद, इसमें भी बसंत की ही बात है। कूरन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन किलकते हैं। ये बसंत का अंक है। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। बसंत की जो वो है यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई दे जाएगी।
पद्माकर का जो ऋतु वर्णन है उसमें बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता और कोमलता आपको दिखाई देगी। लताओं, वृक्षों, पक्षियों आदि का बहुत स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण इनके यहाँ दिखाई देगा। चित्रमयता, पिक्चराइजेशन की जो बात करते हैं, और नाथ सौंदर्य इनके यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। और मानवीकरण और मनोभावों की अभिव्यंजकता भी इनके यहाँ पर बहुत दृष्टव्य है। और दूसरा एक चीज़ है कि उद्दीपन के रूप में प्रकृति वर्णन तो बहुत सारे कवि करते आए हैं। रीतिकालीन सभी कवियों ने अधिकांशतः उद्दीपन के रूप में प्रकृति का वर्णन किया है। पद्माकर के यहाँ पर भी उद्दीपन के रूप में प्रकृति वर्णन दिखाई देता है, लेकिन और वियोग श्रृंगार के जो पक्ष हैं, वियोग श्रृंगार में इनके यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देगी। बसंत की बहार, वर्षा की रिमझिम, शरद की मनभावनी, चांदनी की छटा, फागोत्सव की रंगीली शोभा नायिका, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं विरह व्यथा में अचानक से बहुत ही तीव्र लगती हैं। और इसका मार्मिक और अनुभूति में चित्रण पद्माकर की कविता में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा। इनके यहाँ पर नायिका के लिए ऋतु संताप लेकर आती है और कृष्ण के प्रेम में निमग्न गोपियाँ बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाती हैं। प्रकृति की सुंदरता को देख के वो और ज़्यादा परेशान और हो जाती हैं, और इसी वजह से वो मतलब वसंत की शोभा को देख के या प्रकृति के सौंदर्य को देख के उसे कोसती हुई दिखाई देंगी। और पलाश के वन उन्हें कई बार आग लगाते हुए दिखेंगे, कोयल को कसायन तक कह देंगे। उद्दीपन के रूप में जब ये करती हैं। अब तीसरा जो इनका पक्ष है प्रकृति का, वो आलंकारिक रूप में है। आलंकारिक रूप में जो प्रकृति चित्रण की बात आएगी, ये रीतिकालीन काव्य परंपरा थी जिसमें इन्होंने प्रकृति चित्रण में आलंकारिक शैली लगाई है। अर्थालंकारों में भी प्रकृति के सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर तो इन्होंने बहुत सुंदर चित्र हैं जो आपके कोर्स में भी लगे हैं। उन्होंने प्रकृति को स्वयं ही प्रेम की मूर्ति मानते हैं और एक प्रणय की साकार प्रतिभा मान के उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति की मस्ती और प्रेम के उन्मादकारी शक्ति के रूप में उन्होंने इसको चित्रित किया है। इनके काफ़ी, और पद्माकर ने जो सौंदर्य का वो वर्णन करते हैं, ये खुद बुंदेलखंड के थे, लेकिन इन्होंने ज़्यादातर वृंदावन की वीथियों, तालों का, कदम कुंजों का, यमुना के निर्मल तटों का, पूर्णिमा की रात आदि इसके बहुत सुंदर बिंब इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो पद्माकर के जब इस पर बात करेंगे प्रकृति वर्णन पर, तो कहीं ना कहीं व्यापक, कोमल और मनोरम चित्र अंकित हुए हैं। वस्तु वर्णन, दृश्य वर्णन, प्रकृति के चित्रात्मक बिंबों का आकलन उन्होंने बहुत तन्मयता से किया है। ऐसे चित्र सजीव और साकार हो उठे हैं उनके काव्य का जो श्रृंगार वर्णन है अनुभूति में और रागात्मक तत्वों से व्याप्त दिखाई दे रहा है। उनके प्रकृति चित्रण ऐसे मनमोहक भी हैं और प्रेमोत्पादक वातावरण में दिखाई देते हैं। प्रेम का सम्यक उद्दीपन और विकास उनके प्रकृति वर्णन में बहुत दिखाई देगा। तो प्रकृति वर्णन जो है कहीं ना कहीं पाठकों की भावनाओं को उल्लसित करने में बिल्कुल ही पर्याप्त है। बहुत खूबसूरत वर्णन जो इनके यहाँ पर हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगली जो कक्षा मैं आपकी लूँगी उसमें मैं इनके, अभी हमने भाव पक्ष की ही बात की है सारी, अब अगली कक्षा में इनके शिल्प पक्ष पर हम बात करेंगे, क्योंकि शिल्प जब आप कंप्लीट आपको इस प्रश्न को करना होगा इनकी विशेषताओं पर, तो भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों पर हम बात करेंगे। बस आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। अब कला पक्ष पर हम अगली कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।